We are right now in Darbhanga and inside Mithila University, we are having a chat with an assistant professor who is uh, teaching at a college under Mithila University itself. So I have with me Dr. Shishir Kumar Jha. Let us have a chat with him. Welcome to New India Junction, sir. थैंक यू। सिंस चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें एजुकेशन और यूथ को क्या मैटर करता है, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर या एजुकेशन रिलेटेड कुछ हमें बताइए। देखिए, ऐसा है जो बिहार का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा था। अगर आप प्राचीन काल से देखें तो भारत बिना बिहार के अधूरा है, क्योंकि भारत की जब भी अगर हम सांस्कृतिक या किसी भी तरह का ऐतिहासिक चर्चा करते तो हम बिहार को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बिहार का एक अपना गौरवमयी इतिहास रहा है। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ, चाणक्य बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवि कहिए आप, ठीक है, जितने भी गौतम बुद्ध, ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई। आज अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं भारत की, तो आज गांधी जी के जीवन की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ बिहार से हुई, चंपारण आंदोलन से। तो बिहार का यहाँ मगध साम्राज्य था जो भारत को पूरे वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर एक महान स्थान दिलाता था। इसका गौरवमय स्थान था बिहार का। लेकिन बिहार की दुर्भाग्य है कि जो आज एक प्राचीन काल में बिहार का अपना गौरवमय इतिहास रहा, अगर हम मध्यकाल में आते हैं और आधुनिक काल के शुरुआत में आते हैं, जब अंग्रेज यहाँ थे और स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो महान विभूति बिहार के भी, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जेपी आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी इसी बिहार के विभूति थे। लेकिन एक दौर बिहार का ऐसा भी आया हमारे जीवन में, हमने देखा है कि जब बिहार की पहचान पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एक जंगल राज की तरह आ गया था। यहाँ हत्या, अपहरण, बलात्कार, मतलब बिहार की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो गई जहाँ लोग बिहारी होना शर्म की बात हो गई थी। लेकिन पुनः जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के अपने माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि उनके नेतृत्व में पुनः एक आधुनिक बिहार का निर्माण हो रहा है, जिसको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक आधुनिक बिहार का निर्माण हो रहा है, जिसके नेतृत्वकर्ता जो आप कह ले मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अब ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है मैम, सच्चाई है कि हमारी जितनी भी विरासत रही है, ठीक है, देवों की भाषा संस्कृत कही जाती है, और वो एक 15 साल का दौर वो भी था जहाँ यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी हाशिए पर था। मैं आपको बताऊंगा, विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो दौर हमने देखा है शिक्षा के क्षेत्र में, कि एक कहावत है कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। 3-3 साल यहाँ प्रोफेसरों को सैलरी नहीं मिलती थी, वो इंटरेस्ट पर पैसा लेके अपना घर परिवार चलाते थे। ये कौन सा पीरियड है? आप थोड़ा सा मतलब हमें, सिंस आवर व्यूअर्स विल आल्सो वांट टू नो, कौन सी विंडो है? ये वही पीरियड है जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और बिहार में आरजेडी, 4 से 14 के बीच, 4 से 14 के बीच की सरकार है। जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था, यहाँ विद्यालय और शिक्षा के केंद्र के नाम पर चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, 3-3 साल यहाँ प्रोफेसरों को सैलरी नहीं मिलती थी और वो इंटरेस्ट सूद पर पैसा लेकर अपना घर परिवार चलाते थे। लेकिन आज वो स्वर्णिम युग फिर से बिहार में आया है कि ये अक्टूबर माह चल रहा है ना, अब पता कर लीजिए, सितंबर तक सारे प्रोफेसरों की सैलरी अपडेट है। शिक्षा
मैं तो सैलरी तो एक तरफ हो गई, फंड्स, एजुकेशन रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, अनुसंधान जो रहता है, गवर्नमेंट का कितना जोर है आपने इस पीरियड की, सिंस आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आपने एक गोल्डन पीरियड कहा इसे, तो गोल्डन कैसे, मतलब क्या कर रही है सरकार रियली? आज यूजीसी केंद्र सरकार इतनी पैसा दे रही है बिहार सरकार को, यूनिवर्सिटी को, कि सच्चाई ये है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको खर्च नहीं कर पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ कॉलेज के नाम पर एक खंडहर भवन हुआ करता था। आज आप जाइए किसी भी कॉलेज में, आप यहाँ जाइए, आप देखिएगा सारे कॉलेज का भवन, बैठने का की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में हाई स्कूल 2 या 4 हुआ करते थे। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एनडीए की सरकार के बदौलत जो आज प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय जो मध्य विद्यालय में आया है, और मध्य विद्यालय जो है वो हाई स्कूल +2 में यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। आज माननीय मोदी जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है कि आपको मैं बताता हूँ कि आप 2005 से पहले का ले लीजिए, ठीक है। यहाँ अल्पसंख्यक बच्चियाँ, अगर 100 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में और कॉलेज में, तो उसमें 4 से 5 अल्पसंख्यक बच्ची पढ़ा करती थी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब से इस राज्य में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार हुई है, आप एडमिशन रजिस्टर निकलवा के देखिए, आज अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें 25 से 30 अल्पसंख्यक बच्चियां पढ़ रही है। चूँकि सरकार ने उनको इतना सुविधा दिया है, इतना जागरूकता लाया है, इतना प्रोत्साहित किया है कि आज बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि अल्पसंख्यक बच्चियां जो है इतने लार्ज स्केल पे अब शिक्षा की ओर उन्मुख हुई हैं। तो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए, माइनॉरिटीज़ एक वोट बैंक की तरीके भी यूज़ किया गया है। सो एज स्टूडेंट्स, या आपके क्लास में बच्चे होंगे, या ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, या मतलब इस सिटी में, दरभंगा में, रीजन में, आपने काफ़ी लेवल्स पे देखे होंगे। सो किस तरीके के माइंडसेट में एक तो चेंज आया है लोगों के, नंबर 1, क्योंकि ऑब्वियसली एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किए गए थे, लेकिन पिछड़े ही रहे, आगे बढ़ने का कोई सही मौका शायद नहीं मिल पाया। और नंबर 2, किस तरीके की फैसिलिटीज़, अगर आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं? कनेक्टिविटी हो गई, और क्या चीज़ें मैटर? देखिए, शिक्षा से साक्षरता आती है, और जब आप साक्षर होंगी ना तो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता वो डेवलप होती है। जब तक इंसान के अंदर तर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं होती है, तब तक आप सही गलत का फ़र्क नहीं कर सकती हैं। आपको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग बांट सकते हैं, लेकिन जब आप शिक्षित होती है, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता आती है, तो आपका स्व विवेक जागता है। तो आज है, आज यादव यहाँ माई समीकरण बनाते थे बिहार में, आरजेडी लालू जी। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो यादव पढ़ लिख लिया है, जो आज नौकरी कर रहा है, जिसको आज रोज़गार मिला हुआ है, वो कहाँ उनके माई समीकरण को मान रहा है? वो आज एनडीए को वोट कर रहा है। आज वो मोदी जी को अपना नेता मानता है, नीतीश जी को अपना नेता मानता है। बिहार में बहुत बदलाव है। तो सिंस आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोला था कि मिथिला रीजन काफ़ी एक कल्चरली इम्पॉर्टेंट जगह रही है, बिहार की एक पहचान रही है इस रीजन से, इस पूरे रीजन में दरभंगा मिला के और बाकी एरियाज़ में मिला के किस तरीके का एक कल्चरल ग्रोथ आपने देखी है, या मतलब गवर्नमेंट इसको भी बढ़ावा दे रही है कि हाँ, यहाँ पे जो एक लेगेसी है कल्चर की, आपकी जो एक पहचान रही है, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात हम कहेंगे कि ये मिथिला है, मैथिली है। मैथिली हमारी यहाँ की भाषा है। तो आज तक प्रभु राम की, आप मिथिला की बात करें तो लगभग 18 ज़िला यहाँ आता है। तो यहाँ प्रभु राम की तो मंदिर बनी, माता सीता जो यहाँ उपेक्षित थी सीतामढ़ी पुनौरा धाम में, आज बहुत भव्य मंदिर माँ सीता के लिए मोदी जी ने बनवाने का संकल्प लिया और सब कुछ शुरू भी हो गया है। आज गूगल पे मैथिली भाषा जो होता है ना, उसको गूगल पे जो है
अब आप सर्च कीजिएगा तो मैथिली भाषा में भी बहुत कुछ आता है। मैथिली भाषा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और उसको कैसे टेक्निकल मजबूत किया जाए, आज केंद्र की सरकार जो है उसको मैथिली का एक परिषद बोर्ड टाइप का गठन करके, ठीक है, उस पर काम कर रही है। यहाँ एक मिथिला पेंटिंग है जो हमारे मिथिला की पहचान है, सरकार उसके लिए इतना ज़्यादा काम कर रही है। तो हम अगर एक देखें तो सांस्कृतिक रूप से भी आज एनडीए की सरकार माननीय मोदी जी को यहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। मखाना हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारी सांस्कृतिक पहचान रही हो और अभी सरकार उसको उपेक्षित कर रही हो। अब आपको हम बता रहे हैं, हम दरभंगा में थे, एक समय था कि हम लोग जब हवाई जहाज़ उड़ता था ना कभी कभी, तो हम लोग छत पे जाके देखते थे कि हवाई जहाज़ जा रहा है। हम लोगों का एक सपना था जिसको साकार आज हमारी मोदी सरकार ने किया। यहाँ एक एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट खुला है, 4 लेन, वाजपेयी जी की देन है। आप यहाँ जाइएगा, एक कोसी नदी थी, तो एक बहुत बड़े 2 जिला को वो बांटती थी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, अररिया, इसको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये दोनों को वो काट देती थी। तो सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ के लोगों की शादी विवाह वहाँ होती थी, लेकिन चूँकि इतना बड़ा वो गैप था नदी कि एक सांस्कृतिक रूप से 2 सभ्यता क्षेत्र का जो कट चुका था। लेकिन आज ये एनडीए सरकार की देन है कि उस पर कोसी पुल बना, और जो सफ़र हम 12 से 14 घंटा में पूरा करते थे, यहाँ से सुपौल जाने में आपको लगभग हम कहते पौने 2 से 2 घंटा मैक्सिमम हो गया, 1.5 पौने 2 घंटा। ये वही बिहार है जहाँ अगर लाइन जो है 24 घंटे में 3 घंटे आती थी। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोगों के घर की जो महिला होती थी तो उस 3 घंटे में 1 घंटा होता था 5 से 6 का टाइम। जब लाइन आती थी तो घर की महिलाएं क्या करती थी, उस समय में सारा खाना का सामान अरेंज करके खाना बना लेती थी कि लाइट चला जाएगा। और फिर जब 10 बजे करीब लाइट आती थी तो उस समय का हम लोग इंतज़ार करते थे कि लाइन में उजाले में हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है। आज 24 घंटे में शायद आधा घंटा भी लाइन नहीं कटता है। लेकिन आपके हिसाब से क्विकली क्लोजिंग कमेंट्स चाहूँगी, सबसे बड़े इश्यूज स्पेशली यंगस्टर्स वगैरह के लिए क्या रहने चाहिए, लोगों को किस हिसाब से जाकर वोट डालना चाहिए? क्योंकि आपने जैसी चीज़ें मेंशन की कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, एंड लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कनेक्टिविटी मिल रही है, एयरपोर्ट एट्सेट्रा, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी जो पीएम ने इनॉग्रेट किया था, पीएम मोदी ने जुलाई में दिस ईयर, सो इस तरीके के अगर रोज़गार, इसेंशियली एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी वो रहती है, डू यू थिंक कि दरभंगा किस तरफ इस टाइम पे, व्हाट इज़ इट जो उनके दिमाग में होना चाहिए वोट करते टाइम? हम लोग एक संवैधानिक देश में हैं और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ होती है यही चुनाव का पर्व। और मैं सारे जनताओं से यही अपील करूंगा, जात पर न पात पर, देश हित की बात पर। आप खुद सोचिए, कोई नेता अगर ये सोचता है कि मैं भाषण दे के किसी को गलत सही करके मेरे दिमाग को वो डाइवर्ट कर देगा, तो ईश्वर ने मुझे खुद भी दिमाग दिया है। आज आपको ताज्जुब होगा मैम, जब मैं न्यूज़ देखता हूँ तो गांव देहात की ऐसी ऐसी महिलाएं कि आप ये अपेक्षा नहीं कर सकती हैं कि ये महिला राजनीति के बारे में कुछ ABCD जानती होंगी। जब मीडिया कर्मी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं तो उनके जबान पर एक नाम होता है, मोदी जी। और लोग पूछते हैं क्यों मोदी जी, तो हमको वो राशन दे रहे हैं, मेरे घर को चला रहे हैं, हमको घर दिए, हमको गैस सिलेंडर दिए, हमको खाता में पैसा दिए। पहले जो पैसा बिचौलिया खा जाता था वो अब मेरे खाता में आता है। तो यहाँ की जनता तो अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि जिसको हम कहते हैं कि इनको ABCD राजनीति का ज्ञान नहीं होगा, वो 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष की वृद्ध अनपढ़ जिसको हम आप कहते हैं, निरक्षर महिलाएं भी जानती है कि मेरे हित में क्या है। बस मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि आज बिहार जिस विकास के पद पर अग्रसर है, जो एक प्राचीन काल में हमारे बिहार की गौरव गरिमा गाथा रही है, वो पुनः एक समय आया है। ये UPA की सरकार नहीं है, NDA की सरकार है। यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं।
मोदी जी और नीतीश जी का अभी बहुत कुछ सपना हम लोग देख रहे हैं। अभी तो यहाँ मेट्रो चलना है, हवाई जहाज उड़ ही रहा है। वो समय भी आएगा जब आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग जब दिल्ली जाते थे तो दिल्ली स्टेशन पर वो एक्सकलेटर वाला जो सीढ़ी होता था, तो सपना में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे कि वो सीढ़ी हमारे दरभंगा में भी होगा। अब जाइए हमारे दरभंगा जंक्शन पे, आज एक एक हॉल्ट रेलवे, ठीक है ना। हम लोग जब गोरखपुर जाते थे तो ट्रेन से जब उतरते थे तो इलेक्ट्रिक इंजन जो होती है ना, तो बड़ा गौर से देखते थे कि ये तार में सट के कैसे ट्रेन चलती है। आज आप पूरे बिहार के किसी भी कोना में जाइए, सारे जगह इलेक्ट्रिक इंजन है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज कंप्लीट हो चुका है बिहार में। पूरा पूरा आप हॉल्ट जाइए, हॉल्ट यहाँ जो है वो स्टेशन में कन्वर्ट हो चुका है, और स्टेशन जो है वो लगेगा जंक्शन है। और जंक्शन जब देखिएगा यहाँ का, दरभंगा जंक्शन देखिएगा तो लगेगा कि ये किसी जो है पहले का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जंक्शन होता था वैसा लगता है। कैसे नहीं है, चारों बगल विकास है। सो विकास की ही तरफ लोगों का जोर रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर शिशिर कुमार झा इज़ टेलिंग अस कि विकास को देखते हुए पीपल शुड बी वोटिंग, अपना वोट सोच समझ के डालना है। एंड दैट इज़ ऑल। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद मैडम, श्यामा नगरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच।